नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। संसद से पास वक्फ संशोधन बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब वक्फ संशोधित कानून बन चुका है। एक तरफ जहां कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसके स्वागत में जश्न मनाया, तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, तो दूसरी तरफ वक्फ पर नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जियों का अंबार लग गया। ओवैसी और अरशद मदनी समेत करीब 6 लोगों या फिर गए संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी हैं, जिसमें वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों से भेदभाव करने वाला बताया गया है, साथ ही इसे संविधान के खिलाफ भी बताया गया है। जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ संशोधित कानून में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुसलमान नहीं करेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वक्फ संशोधित कानून नहीं मानने की जिद आखिर क्यों, और वक्फ पर संसद का कानून चलेगा या फिर काजी की सुनेंगे मुसलमान। और सबसे बड़ा सवाल, वक्फ संशोधित कानून पर भड़काने वाली ताकतें कौन है? तो आज इसी अहम मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। तो जो चला रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि नियम से चलाओ और नियम से चलना ही पड़ेगा। इस बात को वक्फ बोर्ड ने कहा। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है। एक बहुत बड़ी आबादी का आप गला घोंट देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। ये पूरा बिल है भ्रष्टाचार को लीगल फ्रेमवर्क में बिठाने के लिए बिल लाया है। तो वक्फ बिल तो एक्ट बन गया, सबको मानना है। जो जिनको मानना नहीं है तो इनको कोई दूसरा देश ढूंढे। बिल लोकतंत्र ने पास किया और यहाँ पर लालू जी के युवराज कह रहे हैं कि हम उसको कचरे के ढेर में फेंक देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी लोकसभा में। इतने ऐतिहासिक बिल पे उनको क्या चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? चलिए अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता, विनोद बंसल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, फैज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं, हाजिर अंग्रेज हैं हमारे साथ, AIMIM के नेता हैं हमारे साथ स्टूडियो में, नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, शेख अलीमुद्दीन असादी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में। मैं सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक आप ही के पास आ रहा हूं। मतलब सरकार का एक और कानून अदालत की दहलीज तक पहुंच गया। देखिए प्रत्युष जी, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और निश्चित तौर पे कोई अगर कानून से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत वो बिल्कुल न्यायालय में जा सकता है, अपनी बात रख सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट भी इस पर दोबारा विचार करे, क्योंकि उसके लीगल पहलू जो हैं, देखिए ये बिल सबसे पहले 1952 में एक प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू लाया गया था 1952 में, और 54 में से जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका एक्ट बनाया। ये अकेला एक्ट है पूरे देश में जिसमें जुडिशियल कॉसी रिव्यू करने की पावर खुद उसकी है, एक एडिशनल जज होता है। हमारा संविधान कहता है, ये जो हमारा संविधान है जो आजकल लोग खटाखट दिखाते हैं, ये कहता है कि धर्म के आधार पे किसी तरह का आरक्षण, धर्म के आधार पे किसी तरह का वजीफा, धर्म के आधार पे किसी तरह का ट्रिब्यूनल कुछ नहीं बन सकता है। बेसिक फ्लॉ है ये वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट। अगर हमारे संविधान में जो बाबा साहब का संविधान लिखा हुआ है उसमें इसका चर्चा ही नहीं की गई है वक्फ एक्ट की। 1948 में जब संविधान बन रहा था, सरदार पटेल ने बहुत साफ साफ कहा था कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया, अब धर्म के आधार पर कोई मान्यताएं या कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगी। तो ये वक्फ एक्ट आया कहां से? तो ये जब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इस पर विचार करेगा, संविधान सम्मत अपना फैसला देगा कोर्ट, उसमें दिक्कत कहां है? लेकिन सच्चाई है कि ये गैर संवैधानिक एक्ट था, क्योंकि धर्म के आधार पर जुडिशियल रिव्यू आप नहीं बना कर सकते हैं। असादी साहब, क्या मतलब आपको लग रहा है कि कोर्ट में ठीक है आपका अधिकार है,
संवैधानिक अधिकार, आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि शुरू में कोर्ट इस पर रोक लगा तीन देगी? बातें बड़ी अच्छी कही, हाँ। उसके बाद भड़क गए कि कोई अधिकार नहीं है। भाई 1952 में बिल जो एक्ट लाया प्राइवेट बिल के तौर पर नहीं आया, वहाँ सत्ता पक्ष के लोग थे जो बिल को लाए पार्लियामेंट के अंदर, और पंडित जी ने उसको 1954 में लागू किया। लेकिन ये हमारा धार्मिक मामला है। जिस तरह का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जिस तरह मंदिरों के ट्रस्ट बने हुए हैं, आप भटकाने की कोशिश मत कीजिए। अगर वजीफा दिया जा रहा है, अगर उसमें से पैसा बांटा जा रहा है, तो वो मुसलमानों की मिल्कियत है, उसमें हस्तक्षेप करने की हुकूमत को कोई आवश्यकता नहीं है। बोर्ड केवल इसलिए बना था कि हमारी प्रॉपर्टियां जो 1947 के बाद लोगों ने कब्जा कर लिया था, मकानात बना लिए थे, इसलिए जरूरत पड़ी थी कि उनको रिलीज कराने के लिए। आपको मालूम नहीं है, इसी बीच 1977 में जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, उसके बाद हमारे वीपी सिंह की सरकार रही, हम देवी गौड़ा की रही, आई के गुजराल रहे। आपको मालूम नहीं है, आप जाग रहे हैं। आप 1954 के बाद आज आप जो है 75 साल बाद आपकी कुंभकर्ण की नींद आज खत्म हुई है। इससे पहले आपने क्यों इस पर एतराज नहीं किया? अभी 1913 का एक विरोधाभास सा दिख रहा है। नहीं, आजादी साहब, आप कह रहे हैं मुसलमानों की मिल्कियत है, आप यही कह रहे हैं ना, ये मुसलमानों की मिल्कियत है। उस दिन तो लोग कह रहे थे कि साहब ये तो देश की मिल्कियत है। ना 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 ना, किसी ने नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। आज तक किसी भी हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे मुस्लिम लोगों ने, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ने ये बात नहीं की है। तो उदाहरण के तौर पर दिखा दीजिए आप अपने टीवी पर, किसी ने नहीं कहा। मैं एक सेकंड मैं इसका जवाब अजय आलोक जी से दे रहा हूं। अजय आलोक जी, घूम फिर करके बात वही आ गई, धर्म के मामले में हस्तक्षेप, इसीलिए कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, ये कह रहे हैं। धर्म के आधार पे कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। मैं मौलाना साहब को बताना चाहूंगा कि हिंदू को जितने हैं वो बोर्ड्स हैं, चाहे वो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो गया, चाहे वो पुरी का श्राइन बोर्ड हो गया, चाहे वो आपको तिरुपति का श्राइन बोर्ड हो गया, बोर्ड है। सिखों के जितने संगठन है सारे बोर्ड है, जैन के जितने संगठन है सारे बोर्ड है। अकेला आपका वक्फ बोर्ड है जो ट्रिब्यूनल है, जो कि संवैधानिक नहीं है। धर्म के आधार पर ट्रिब्यूनल नहीं बन सकता है, इसके पास क्वासी जुडिशियल पावर है। एक मिनट सुनिए, आप सुनिए ना, 75 साल से जो गलती हो रही थी, जरूरी नहीं है कि हम भी वही गलती करते चले। या तो संविधान मान लीजिए या ये मान लीजिए, दोनों में से एक ही चीज। आपके पूर्व थे ना अटल जी, इसके ये करके हम क्या कर रहे हैं? ये करके हम एक समानांतर व्यवस्था बना रहे हैं। स्थापक थे ना, ये करके भारतीय जनता पार्टी के धर्म के आधार पर, जो अडवाणी जी इसके स्थापक है ना, धर्म के आधार सबसे बड़े वही गुरु जी है। संविधान आप उनकी बात नहीं मानते। धर्म के आधार पे संविधान नहीं, संविधान के आधार पे धर्म आधारित कानून नहीं बन सकते हैं, ट्रिब्यूनल नहीं बन सकता है, इसकी संविधान इजाजत नहीं देता है। यहां शरिया कैसे चलेगा? शरिया कानून नहीं ना है। आप शरीयत को उससे मिलाने की समानांतर व्यवस्था चल रही थी। शरीयत हमारी अलग है और धर्म से डेमोक्रेसी कोई मतलब नहीं है। हमारे को अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट है हमारा। ये दिया गया है हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। आप किसी भी धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी वक्फ का जिक्र नहीं किया था। बाबा साहब के कानून में, बाबा साहब के संविधान में वक्फ बोर्ड, अगर आप एक शब्द ही कहीं दिखा देना, राजनीति छोड़ नहीं, मुखालफत में दिखाई दीजिए आप। नहीं है वक्फ का, अगर वो बोले नहीं है तो मुखालफत में कीजिए। कहीं वक्फ का जिक्र नहीं है। बाबा साहब ने कहीं भी वक्फ बोर्ड की मुखालफत नहीं की है। हम लोग एक बात पे जीवित रहे, अरे हम क्यों लड़ रहे हैं? समय तक कभी हम एक बात पे सहमति कर लेते हैं। अच्छा सुनिए तो सुनिए ना, मुखालफत की बात छोड़िए, हम एक बात पे सहमति कर लेते हैं। आप कोर्ट में जा रहे हैं, अच्छा है, कोर्ट जो फैसला देगा मानेंगे ना? फिर तो असदुद्दीन ओवैसी की तरह नहीं कहेंगे कि राम मंदिर पे कोर्ट का फैसला गलत है, नहीं मानते हैं। माना है नहीं माना है, ये हमारी जबरदस्ती हामद करवाई है। मैं असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं माना। हमने माना नहीं माना। अजहरी साहब, क्या आपको लग रहा है कि कोर्ट में ये मामला जाकर रुक जाएगा, कोर्ट इस पर रोक लगा लेगा? क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए सीए को लेकर कहा गया कि इस कानून से पता नहीं देश के मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, कोर्ट पहुंच गया। 3 तलाक पर भी लोग कोर्ट पहुंच गए, 370 पर भी लोग कोर्ट पहुंच गए। फिर नतीजा क्या हुआ? देखिए, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है कोर्ट में जाना। दूसरी बात, जो आप सीए के लिए एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि सीए आया तो क्या किसी की नागरिकता गई, ये किसने कहा था? आप तारीख पढ़ें, जब सीए की बात चल रही थी तो सिर्फ सीए की बात नहीं थी, एनआरसी की बात थी। आपने एनआरसी की बात ही नहीं कर रहे। अमित शाह जी ने खुल करके कहा था एनआरसी आएगी, मुसलमानों ने विरोध किया था उसका। तो एनआरसी क्यों नहीं आई? डर गए थे क्या? क्या वजह थी? क्या कारण था? क्या सबब है? एनआरसी क्यों नहीं आई?
एनआरसी के लिए कहा हमारा विरोध हुआ, उस विरोध का असर है कि एनआरसी नहीं आई। नाम तो सुन ले साहब यार, आपने आप सुने ना, बात आप करने दे, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, वादा करता हूं आपसे। सुन लें आप, एक प्रोपगेंडा यह है कि वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये जमीन मेरी है, तो वो अंतिम फैसला है। ट्रिब्यूनल में बैठने वाले लोग के काजी हैं, ट्रिब्यूनल में बैठने वाले लोग का मौलाना है, वो 3 सदस्यीय वहां न्यायाधीश हैं, वो लोग देते हैं फैसला। और वहां से भी कोई अगर काबिल कबूल बात नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे, लेकिन साहब इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि नहीं साहब वो आखिरी फैसला है, आखिरी फैसला है, इसके बाद कोई दूसरा फैसला होने वाला नहीं है। इस प्रोपेगेंडे में पूरे देश को भड़काया है, उकसाया है, और ये जुल्म है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी लॉजिकल उन्होंने बात कही, लेकिन वो लॉजिक बिल्कुल उल्टे दिए इन्होंने। ट्राइब्यूनल में मुझे बता दो, आज तक किसी भी वक्फ बोर्ड के अंदर, पूरे देश के अंदर जितने वक्फ बोर्ड हैं, कहीं ट्राइब्यूनल में कोई नॉन मुस्लिम है क्या? एक बात जो कह रहे हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जजेस हैं, अरे कौन सा जज था भाई इसमें, मुझे तो बताइए ना। एक बात, कोई नॉन मुस्लिम है क्या? एक मिनट, प्रॉपर्टी नॉन मुस्लिम की है उसमें, और वो प्रॉपर्टी नॉन मुस्लिम की क्या बल्कि सरकारों की है। 123 प्रॉपर्टी तो दिल्ली की प्राइम लैंड की है, जिसके लिए बिशुंधु प्रसाद ने 30 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। आप देखिए अल्टीमेटली भारत सरकार को दिलवाई, क्योंकि हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था कहीं, दिलवाई है। नहीं कोई डिस्प्यूट नहीं, भारत सरकार ने नोटिफाई कर रखा है, भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है, वो प्रॉपर्टी भारत सरकार की है, अब कुछ नहीं है। उसके बाद ये फिर वापस हाईकोर्ट पहुंच गए। हम जो 30 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे बिशुंधु प्रसाद जो है दिल्ली हाईकोर्ट में, उसकी विजय हुई। लेकिन देखिए एक मना मैं बीच में नहीं बोला, देखिए मैं आपको लॉजिकल बात कर रहा हूँ, आपका एक बात का पॉइंट वाइज जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात इन्होंने कही कि सीए का हमने विरोध नहीं किया था। आज देश आपके दर्शक सुन के बड़ा हतप्रभ होंगे, क्या यही मौलाना है क्या? मैं एंटी सीए प्रोटेस्ट, देखिए शाहीन बाग काय के लिए किया था, ऐसे यूं ही खड़ा हो गया और आज कह रहे हैं सीए का नहीं किया था। तीसरी बात और मैं बताऊं, देखिए एक तरफा कानून लेकर के आपने कहा था ना, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोला। मैं एक निवेदन ये कर रहा हूं, देखिए सीधी बात है, चाहे सीए का कानून हो या 370 हो या 3 तलाक में तो इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया था कि अगर 3 तलाक का कानून पारित हो गया तो मुसलमान जो है अपनी बीवियों को मार देंगे। ये बाकायदा राइटिंग में एफिडेविट दिया हुआ है। और देखो मद्रास का क्या बात, मद्रास का, तमिलनाडु का, क्या है, कर्नाटक का, क्या है, आप देखिए उसको पलट दिया, क्या है, पलट दिया उन्होंने फैसले को। क्या 3 तलाक का कानून कैंसिल कर दिया उन्होंने? आप देखिए कैंसिल कर दिया। आप नहीं क्या बात कर रहे हो? संसद के, अरे संसद के कानून, संसद देख, भारतीय संसद का कानून है। और देखिए 370 के केस में इनकी मुख्यमंत्री ने बोला था ना जी, 370 केस में इनके मुख्यमंत्री ने बोला था 370 वो अपने खत्म हो गई, तो यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर अपना तिरंगा लेने का नहीं होगा। हाजिर अंग्रेज जी जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई, उनमें से एक याचिका असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से भी, उनका एक पुराना स्टेटमेंट है 2024 का है, जिसमें वो कह रहे हैं तेलंगाना में 33,000 वक्फ संपत्तियां हैं, उनमें से 90% के पास जमीन का पंजीकृत दस्तावेज नहीं है। यूपी में 1.21 लाख वक्फ की संपत्तियां, उनमें से 1.12 लाख संपत्तियों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, सारी कब्जाई हुई हैं जी। अब यह बताइए कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है जिन संपत्तियों का, उनका क्या होना चाहिए? वापस जिसकी है उसके पास जाना चाहिए। ये रंगरेज साहब बताएंगे ना, वो क्या होना चाहिए? तो रंगे हुए हैं उसमें। देखिए प्रतीश भाई, जिस तरीके से ये सरकार ये काला कानून लेकर आई, जिसको हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सदन में भी उस बिल को फाड़ने का काम किया और उसको चैलेंज करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। और आप जो कह रहे हैं, अरे सर मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा नैतिकता रखिए सर। मैं आज आपसे लड़ना नहीं चाहता, रामनवमी का दिन है, आप काला चश्मा नहीं, पावर वाला चश्मा पहना हुआ उन्होंने। बोलिए हाजिर अंग्रेज जी, बोलिए। अच्छा, तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बार बार कहते हैं कि ट्रिब्यूनल के फैसला लास्ट होता है, ये जिस तरीके का भामिक जानकारी जो इस देश में फैलाई जा रही है कानून पढ़ा नहीं लेकर, आप ये कहने लगे 400 साल पुराने। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया हाजिर अंग्रेज जी। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, मैंने जो सवाल पूछा था कि ये जो पंजीकृत दस्तावेज नहीं है जिन संपत्तियों का, उनका क्या होना चाहिए? देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि आप हमसे कहने लगो कि 200 साल पुराने कागज दिखा दीजिए। जब रजिस्ट्री इस देश में 1906 में पहली बार हुई, उससे पहले वफवाई यूज़र है,
और वही देश की सरकार ने भी माना है कि जो संपत्ति वक्फ की है वो वक्फ की रहेगी। मगर इस तरीके का प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और बीजेपी की जो सहयोगी दल है कि वो संपत्ति जो है ये कब्जा कर लेंगे, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ जब तक इस देश में मुसलमान है खत्म हो गया। अरे सर सुन तो लीजिए, ये नहीं विनोद जी, ये गलत बात है आपकी। विनोद जी मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे बात। मैं भी बार बार आप पीछे बोल रहे, मैं आपके कह रहा हूँ बीच में भाई साहब। कानून देखिए, संपत्ति का हकदार वो ही है जिसके पास कागज है। ये गलत बात है। कैसे हो जाएगा? आप बोलने नहीं दे रहे। मेरी है, कैसे हो जाएगा बताइए ना। अमेंडमेंट में क्यों लिया? आप मुझे बताइए, अगर मैं कह दूं कि प्रॉपर्टी मेरी है तो क्या मेरे ऊपर गलत बात है? आप कहोगे ना कि विनोद जी मेरे को कागज दिखाओ। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, सरकार यही तो कर रही है और मैं संविधान ये कह रहा है जिसके पास कागज होगा, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए जी। अच्छा सुन लीजिए, आप 500 साल पुरानी चीज के कागज कहां से लाएंगे भाई? वक्फ बाई जो यूजर है वो तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन और देश के संविधान के अनुसार बाई यूजर कुछ नहीं होता भाई साहब। डॉक्यूमेंट है सरकार के पास सारे। प्रॉपर्टीज के लिए भी हमने सुन लीजिए सर, यही तो आपकी बात है। आप हर चीज क्या प्रत्युष भाई डिबेट करवानी पा रहे आप? मैं बोलो ना, फिर कुछ तथ्य बताओ ना। जो उन्होंने प्रत्युष भाई ने पूछा था, एक जी मेरे सवाल का तो जवाब नहीं दिया। का क्या होगा? मुझे डिबेट के कायदे बता रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। दाएं बाएं घुमाने में माहिर हैं। मैं कह रहा हूं वो संपत्ति हमारी है, वहां पर मस्जिद बनी हुई है, वहां पर कब्रिस्तान बने हुए हैं। मैंने आपसे पूछा कि खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बताया कि कहा कितनी संपत्तियां हैं जिनका कोई दस्तावेज नहीं है, उनका क्या होगा? नहीं ये तो हमें नए वक्त में दे दिया। इसलिए वक्फ यूजर अरे जो हमारे बड़ों ने वक्फ कर रखी है जमीनें, वो तो हमारी जमीन है। हाँ, ये वो जो है वो सरकार को उसके सारे डॉक्यूमेंट और वो सारी चीजें दिखा देंगे। मगर ये बात देखिए, अब हाजी रंगरेज साहब फिर आप बोलिएगा कि मैं बीच में टोक रहा हूं। वो आप कह रहे हैं कि वो आपकी जितनी जमीनें हैं हमारी जमीनें हैं। हमारी मत कहिए, गरीब मजलूम मुसलमानों के कल्याण के लिए आई हुई जमीनें। हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन, और यही से मामला बिगड़ता है। मैं फैज खान आपके पास आ रहा हूं। फैज खान साहब, फैज खान साहब, ये देखिए फैज खान साहब, फैज खान को मिलाइएगा स्क्रीन पर। फैज खान साहब, ये वामसी पोर्टल पे है, मुकदमेबाजी में फंसी हैं 13,200 संपत्तियां, अतिक्रमण करके बनाई गई जो संपत्तियां 58,890 संपत्तियां। तो अब ये बताइए कि ये कहां से आ गई? अभी तो कह रहे थे 400-500 साल पुराना कागज कहां से लाए? भैया कागज भी नहीं, मान लो वक्त की जमीन है, मान लिया वक्त की जमीन, भाई साहब कुछ और लोगों ने उस पर दावा ठोक के अपना बना लिया। तो ये क्या कह रहा है डेटा? फैज खान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, रामनवमी की शुभकामनाएं और वक्फ बिल के वक्फ एक्ट बनने की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको इस्लाम और संविधान दोनों के हिसाब से बताऊंगा प्रत्युष भाई। आप देखिए कुरान शरीफ सूरह बकरा जिसका नाम है गाय का अध्याय 282 आयत क्या कह रही है उसकी? ऐ ईमान वालों, जब किसी निश्चित अवधि के लिए आपस में ऋण का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। चाहिए कि कोई दस्तावेज लेखक न्यायपूर्वक लिख ले। कुरान शरीफ कह रहा है कि आप छोटा सा लेन देन भी करो तो उसे दस्तावेज बना लो, लिख लो। और ये लोग इतने लाखों एकड़ की जमीन का कोई दस्तावेज नहीं करे, तो ये कहीं ना कहीं कुरान के विपरीत जाते हैं और अल्लाह के विपरीत जाते हैं। अब वक्फ बाय यूजर की जहां तक बात है, मैं आपको बताऊं फिर भी अमित शाह जी ने कहा है कि जी ये काफी मामलों में रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, यानी कि मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तुमने पूरा कानून जो डिस्प्यूटेड मामले हैं, यानी कि आप ये कहेंगे भवन भी हमारा है, प्रयागराज कुंभ का स्थान भी हमारा है, कॉर्पोरेशन भी हमारा है, चंद्रशेखर आजाद का शहादत स्थल भी हमारा है, कॉर्पोरेशन भी हमारा है। तो ये सब नहीं चलेगा। और फिर मैं बताऊं, भूमि और सेना की भूमि देश की है, उसी तरह से वक्फ की भूमि भी देश की है। आप कह रहे देश की वक्फ की भूमि न्यूज पर बैठकर आपको अधिकार की बात आती है तो बाबा साहब और कह रहे वक्फ की भूमि देश की नहीं है, शर्म आनी चाहिए। जरा इसको बात ध्यान रख लीजिए, रोल एक्ट समाप्त हो चुका है, पुराना वक्फ कानून समाप्त हो चुका है, बिना वकील अपील दलील के कुछ भी आप लोग करते हैं। अब ये रोल एक्ट वाला मामला समाप्त हो चुका है, मामला कलेक्टर के भी हाथ में जाएगा, ये जो बोल रहे हो सिर्फ 2-4 लोगों को कुछ कर सकते हो, दलाली करते थे, कुछ नहीं, सब जानते हैं
कौन की दलाली कर रहे हो? अभी आप ही लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आप कहेंगे तेरे साहब देखिए हमें इसने गाली दे दी। प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अभी आप कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वहां से पलट के जवाब आ जाएगा तो फिर आप कहेंगे साहब देखिए क्या जवाब हम लोग यहाँ जवाब देने के लिए खड़े हैं। जवाब देंगे के साथ कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ इस्लाम की बात कर रहे हैं, करबला करने की धमकी दे रहे हो। यजीदियों इस बार तो यजीदी तू हो अरे यजीदी तू लोग जलाया गया कोर्ट के अध्यक्ष हैं। क्या कहा था इन्होंने, रोशनी ऐसा क्यों? एक सेकंड असादी साहब, ऐसा क्यों? अगर जैसे आपको हक है, आप किसी कानून को आप अदालत में चुनौती दे सकते हैं। अगर कोई उसकी तारीफ कर रहा है, स्वागत कर रहा है, तो आप मीर जाफर कर रहे हैं? नहीं। आप क्या कहेंगे? ये मुस्लिम नहीं है? ये क्या है? मुस्लिम नहीं है? इनको इस्लाम की जानकारी नहीं है? क्या है फैसला? मतलब जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जो लोग पटाखे चला रहे हैं, वो क्या उनको इल्म नहीं है इस्लाम का? वो मुसलमान नहीं है? इस्लाम के बागबानी लोग हैं, आरएसएस के भाजपा में छोड़ रखे हैं। आरएसएस और भाजपा का छोड़ा हुआ तीर है। आरएसएस और भाजपा का छोड़ा हुआ तीर है। अरे इस्लामी कितना और 20 तीर है कैसे सीधे भाजपा का छोड़ा हुआ अमित शाह जी ने कहा पकड़ के निकाला जाएगा वक्फ के दलालों को। जमीन पर दलाल कौन है? किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं नहीं छोड़ा जाएगा किसी को। शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा। जहां पे एक वो भी लोग जानते हो तुम दल्ले हो। नहीं मुझे एक सेकंड अभी एक सेकंड असादी साहब अरे एक सेकंड रुक तो जाइए। अपनी कौम का गद्दार है, अपनी कौम का गद्दार है ये। गरीब महिलाओं के साथ जो एक मतलब आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे तो कौम के गद्दार हो, आपकी हाँ में हाँ मिला दे तो सही हो जाए। वाह साहब। अच्छा अभी आपने कहा नहीं मैं अजहरी साहब ने कहा कि अजहरी साहब अभी आपने कहा ना कि वक्त के बारे में दो नेताओं का दो अलग अलग बयान सामने आया। क्या था वो? क्या था बताइए जरा। किरण रिजिजू ने कहा था कि इसमें कोई हिंदू नहीं कोई गैर मुस्लिम नहीं है। वो इसमें गैर मुस्लिम शामिल होंगे। ठीक है। और अमित शाह जी ने कहा ना कोई गैर मुस्लिम नहीं होंगे शामिल। ये आप दिखाइए ना, अब दिखाइए आपने। अब आपने कोई मस्जिद नहीं छिनेगी, अब आपने एक लाइन पकड़ ली। कोई दरगाह अब आपने एक लाइन पकड़ ली। उन्होंने साफ कहा वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वक्फ के धार्मिक क्रियाकलापों में कोई गैर मुसलमान शामिल नहीं होगा। मुतवल्ली आपका होगा, वाकिब आपका होगा, दानकर्ता आपका होगा, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। आप अधूरी बात कर रहे हैं। मैं अजय आलोक जी मुझे लगता नहीं इस पर जी न्यूज ने बकायदा बिल की कॉपी, जब चर्चा चल रही थी हम लोगों के बीच में गए थे, उनको हमने बिल की कॉपी बकायदा दिखाई थी और बताया था कहां लिखा बताइए, मस्जिद छिन रही है, मजार छिन रही है। बिल किसी ने पढ़ा है? कई लोग नहीं पढ़े थे। मतलब अजीब सी स्थिति थी कि किसी ने कह दिया तो मान लिया। अजय आलोक जी अभी ये जो कह रहे हैं कि दो मंत्रियों के बयान अलग अलग थे। अजय आलोक जी आप नहीं दिखाओगे, शायद मैं दिखा दूंगा। सच्चाई चुभती बहुत जोर से और लोग उछलने लगते हैं तुरंत। मैं तो नाम लेके कह रहा हूं ना, बैंगलोर में वक्त की जमीन 99 साल के लीज पे दी गई, 100 रुपए महीना, 5 स्टार होटल बना हुआ है, 5 करोड़ महीना आता है। आपको किस मालूम मुस्लिम नहीं बच्चों का भला हुआ? किसी ने भी नहीं देवा का भला हुआ? आप ओबराय का उदाहरण दे रहे हैं। ओबराय होटल वाले को किसी ने भी 250 एकड़ से ऊपर अतीक अहमद कब्जा करके बैठा हुआ है प्रयागराज में, मुक्त करवाया। लखनऊ में अरे आप चुप रहिए। 250 से 300 मुसलमान सारे वक्त पे दोनों को आप इनको कोई मतलब नहीं है मुसलमानों की गरीब बच्चों से कोई मतलब नहीं। इस पर उस दिन चर्चा भी हो चुकी है। इसी दो बयानों पर चर्चा भी हो चुकी है अजहरी साहब। नहीं उदाहरण दे रहे हैं आप ओबराय होटल का। ओबराय होटल वाले करने के चक्कर में ये सब लैंड याद करने के चक्कर में और कुछ नहीं। अभी डॉक्टर अजय आलोक की बारी, उनको अपनी बारी में बोलने दें प्लीज।
मैं एक लाइन में कह रहा हूं कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, धर्म से इसको कोई मतलब ही नहीं है। हमारे धर्म में क्यों घुस रहे हैं, हमारे धर्म में क्यों कोई नहीं घुस रहा है आपके धर्म में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, इसलिए क्योंकि सारी की सारी चीज फर्जीवाड़ा हो रखी है। सरकारी जमीन कब्जा है, सरकारी जमीन कब्जा है, बाकियों की जमीन कब्जा है, मुकदमे का फैसला नहीं कर पाते हैं कोई चीज का, रेवेन्यू जीरो हो गई है। बहुमत का दुरुपयोग करके आप ले आए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि वक्त की जमीन का सही इस्तेमाल किया जाए तो 12,000 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। आप कुछ करते हैं, सारे पैसा चंद मुसलमान नेता अपने घर में बैठा के लेके बैठ गए, और उसको कोई सही करना चाहता है तो आपको दर्द होता है। वो सबके सामने लैंड जिहाद करने निकले क्या आप लोग? अजय आलोक जी, आप लैंड बिल को जिहाद पढ़कर करने आइए। निकले, जिन्ना की बात याद आ रही है। नहीं, बिल्कुल इन्होंने खुद याद आ रही है आपको सुन के। पढ़ लीजिए, अभी शाह जी ने क्या कहा है, जिन्ना की याद आ रही जी है ने क्या कहा है, और उसका रिएक्शन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आपके सामने। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं ना, आप देख लिए ना क्या हो रहा है। ये क्यों नहीं मान रहे अमित शाह जी की बात, क्यों नहीं मान रहा किरण रिजिजू की बात? दो मुल्ला जो है ना जी, ये कटमुल्ला अपना दिखा रहे हैं। आप देखिए ये तरीका हुआ, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सारी की सारी जो मजहबी कौम जो इनके मुट्ठी में रहे, ये मुट्ठी में रखना चाहते हैं। अदालत तक पहुंच चुका है। अजय आलोक जी एक सेकंड फैज खान जी एक सेकंड रुक जाइए। फैज खान जी एक सेकंड रुक जाइए। पहले का था ना अपील ना वकील ना दलील, रोलेक्स एक्ट ला दिया, किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई कर दो, किसी भी गलत बात है। ये इस तरह की भाषा का प्रयोग, ये इनकी अपनी को भाषा पर कहेंगे, फिर आपको इस तरह की भाषा प्रयोग करके ये देखिए क्या हो रहा है डिबेट में। मैं एक जो सच्ची बात करेगा वो इनके लिए कौन से हो गया। मेरा सवाल अब इस वक्त अजय आलोक जी से। अजय आलोक जी एक सेकंड अजय आलोक जी, अभी AIMIM से हमारा सवाल था, हमने बकायदा सदुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान को कोट किया जिसमें खुद बता रहे हैं कि कितनी वक्त की संपत्तियां हैं जिनके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश मतलब सबसे बड़ा सूबा, और जो वक्फ बोर्ड की लगभग 27% जो संपत्तियां हैं वो यूपी से ही आती हैं। अब जो बात सरकारी आंकड़ों में आई है कि इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्तियां, शिया वक्फ बोर्ड की 7,785, इसमें से यूपी राजस्व के रिकॉर्ड में सिर्फ 2,533 सुन्नी वक्फ बोर्ड की और शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां ही दर्ज हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि देख लीजिए यही होना था, अब जिनका कागज नहीं वो सारी की सारी सरकार के खाते में चले जाएंगे। अजय आलोक जी देखिए, सबसे पहली बात कि पंजीकरण करना अनिवार्य है। अंग्रेजों के समय भी अनिवार्य था, मुगलों के समय भी अनिवार्य था, और आज के समय भी पंजीकरण करना अनिवार्य है। दिमाग में बैठाइए इस बात को। और आप जो डेटा दे रहे हैं प्रत्युष जी, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। वक्फ बोर्ड के पास टोटल क्लेम 1,24,900 कुछ संपत्ति की है यूपी में, 12,700 कुछ संपत्तियां रजिस्टर्ड है जो कि ऑलरेडी डीड चढ़ चुकी है। शिया वक्फ बोर्ड के पास मात्र 435 संपत्तियां रजिस्टर्ड है, क्लेम है लगभग 12,000 संपत्ति पे। तो कैसे क्लेम कर लेंगे? यही तो हक है। सेक्शन 40 क्या था? आप किसी की भी जमीन को वक्फ कर सकते हैं। अरे मैं दूसरी की संपत्ति कैसे वक्फ कर दूंगा भाई? उसी के कारण जमीनें बढ़ गई। आप उठे पार्लियामेंट हाउस, अभी वो कह रहे हैं हम 400 साल पुराना कागज कहां से लाए? आप देखिए ऑन रिकॉर्ड गजट में कितनी बड़ी है। दूसरा चीज वक्फ की अरे भैया बात तो मानेंगे नहीं, अरे एक साथ चिल्लाने लगते हैं क्यों? नहीं चिल्लाने, मेरी बात तो सुनो, उदाहरण दे रहा हूं, आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। अदालत मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं। आप अदालत, अरे आप अदालत जाए ना भाई, आप अदालत जाइए। मैं तो कह रहा हूं आप अदालत जाइए। पहला फेज पे धर्म के आधार पे ट्रिब्यूनल बना, गलत। पता लग जाएगा आपको। धर्म के आधार पे ट्रिब्यूनल बना, जुडिशियल ट्रिब्यूनल, गलत था। बिल्कुल नहीं बन सकता ट्रिब्यूनल। अरे वक्फ बोर्ड ने बना, वक्फ बोर्ड फैसला नहीं बन सकता, ट्रिब्यूनल नहीं है, ट्रिब्यूनल गलत है। जमीन मेरी है, फैसला आप करो, कमाल की बात है। ये कोई बात हुई? आपको जमीन मेरी है, फैसला 1911 में 123 प्रॉपर्टी एक्वायर करी हमारी। जमीन मेरी है, आप अंग्रेजों को बताओ रास्ते पर चल रहा है। जो अंग्रेजों ने हमारे साथ करा वही आप करना चाहते हैं। जो अंग्रेजों ने करा वही आप हमारे साथ करना चाहते हैं। देखो एक बात बता, संसद भवन को बचाने के लिए यहाँ तक आ गए हो। प्रत्युष जी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अब लीजिए
अजहरी साहब मतलब गजब कर रहे हैं आप। संसद भवन को बचाने के लिए यहाँ तक मतलब कुछ भी क्या अजहरी साहब मतलब क्या मतलब आप मतलब किसी को छोड़िएगा नहीं, मतलब किसी जगह को आप नहीं छोड़िएगा, सब पर क्लेम ठोक दो और कह दो कि इसका कागज नहीं है, ये मान लो कि हमारा है। अरे साहब मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। देश के अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा है कि अगर हम ये बिल लेकर के ना आते तो संसद भवन भी बाकी नहीं रहता। क्या संसद भवन को बचाने के लिए ये बात तो कही है इन्होंने तो देखिए महाकुंभ की जमीन को बता दिया था। मतलब आप क्या चाहते हैं देश की संसद की जगह, देश की संसद जहां पर है उस जगह क्या हो जाए? आपकी संपत्ति, आपकी मिल्कियत आप जहां मन करे दावा कर देंगे। हमें ये अब सवाल संसद एक सेकंड अभी इन्होंने फिर संसद वाली चर्चा यहाँ पर चली। मैं पूछ रहा हूँ अभी हाजी अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में सुई से लेकर हाथी तक का रिटेल मार्केट तय किया गया था। कागजात हम कहां से लेकर के आएंगे? जैसा अभी कह रहे हैं संसद की आयत मान लो कि हमने क्या दिया, इनके पास कागज नहीं है। हमने 123 प्रॉपर्टीज का मामला 84 से शुरू किया। पता है 84 में इंदिरा गांधी ने 1 रुपए के पट्टे पर वो सारी 123 प्रॉपर्टी जो है ना जी, चुनाव जिस दिन डिक्लेयर हुआ एक दिन पहले डिक्लेयर कर दी। 1 रुपए पट्टे पर सारी 1 रुपए पट्टे पर। अरे यार सुनो यार, ये समझ में नहीं आता, मदरसा से पढ़ के आते हैं और यहाँ पर अरे मौलाना साहब कुछ सुन लिया करो। अरे कुछ पढ़ते नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन कम सुनना तो चाहिए ना। एक नेशनल टीवी चैनल पे बैठे हो, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। सुन तो लीजिए, पहले वो बता रहे, पहले सुन तो लीजिएगा तब तो। पहले सुन तो लीजिए। ठेका इन्होंने ले रखा है, जमीन का ठेकेदार ये बने हुए हैं। लेकिन न तो कोई तथ्य बताएंगे, न सत्य बताएंगे, न कागज दिखाएंगे। मैं कहता हूँ देखिए 1984 में इंदिरा गांधी ने 1 रुपए के पट्टे पर सारी प्रॉपर्टी कौन दी भाई? एक बात। दूसरी बात, 2014 के इलेक्शन में मनमोहन सिंह सरकार ने जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उसका 3 घंटे पहले वो प्रॉपर्टी वापस फिर बोर्ड को दे दी। वो तो धन्यवाद करना चाहिए आपको विष्णु प्रसाद का, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाकर के उन प्रॉपर्टी को नोटिफिकेशन को हमने रद्द कराया। और आप देखिए उसके बाद हमने 123 प्रॉपर्टी के माध्यम से पूरे देश भर में ये जो इनके पाप थे ना उनको उजागर किया और अंत तो भारत की लाखों संपत्तियों को मुक्ति दी। मैं तो कहूंगा रामनवमी से पूर्व संध्या पर भारत की संपत्तियों का स्वाधीनता दिवस आ गया। भारत की संपत्तियों का स्वाधीनता दिवस है। इसके लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और मैं कहता हूँ चैलेंज करता हूँ, जाइए ना कोर्ट में। कोर्ट में इनको तमाचे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, गारंटी है। कोर्ट में इनको तमाचा मिलेगा। लेकिन बात यह बेशर्म है भाई, मदरसा से आप मानसिकता से आते हैं, है नहीं, सुनना किसी को है नहीं, सत्य है नहीं, तो ये बरगलाना भड़काना और मुस्लिम समुदाय को कटघरे में मुस्लिम समुदाय को हमेशा से भारत विरोधी मानसिकता के साथ जीते रहना, ये इन दोनों मौलाना का काम है। मैं हाजिर अंग्रेज जी आपके पास फिर से आ रहा हूं। हाजिर अंग्रेज जी, कोई किसी की जमीन या कोई किसी की संपत्ति है या नहीं, इसका फैसला कहां होता है? इसका फैसला ट्रिब्यूनल में होगा, देश की अदालतों में होगा। और ठीक है, ओके। और दूसरा मैं आपने कहा इसका फैसला ट्रिब्यूनल में होगा। बात और बता देना एक सेकंड मैं कुछ सवाल कर रहा हूं। एक सेकंड हाजिर अंग्रेज जी, एक सेकंड एक सवाल। इन्होंने कहा इसका आखिरी फैसला ट्रिब्यूनल करेगा, आपने कहा ये आखिरी फैसला ट्रिब्यूनल करेगा। अब ये बताइए ट्रिब्यूनल किस आधार पर करेगा? कुछ कागज, डॉक्यूमेंट, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी जज वहां पर होते हैं, तो कागज तो आपको वहां भी दिखाना पड़ेगा। अगर जज होते बिना कागज के तो फैसला नहीं होगा। देखिए ट्रिब्यूनल में बिल्कुल वो तय कर लेंगे हम और आप। क्या ट्रिब्यूनल का आप मिलकर तय कर लेंगे? वहां पर जो कैसे तय कर लेंगे, मतलब कैसे तय कर लेंगे? वो बड़े, अरे भाई ट्रिब्यूनल में जो लोग हैं वो बड़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। मदरसा से पढ़ के आए सीधा। कहां से मदरसा डायरेक्ट वहीं से होता है वो? अरे वहां पे कोई मदरसे के पढ़ने वाले अधिकारी होते हैं, जज होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, पता ही नहीं है, पता सब कुछ है, घुमाते हैं बातों को। हाजिर अंग्रेज जी, अब भी ये बदला तो नहीं गया है? बदल आपके अरे सुन तो लीजिए, आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाएगा, और कोई चाहे तो कोर्ट सीधा रुख कर सकता है।
क्या दिक्कत है? आप तो कहते हैं हम संविधान की बात मानने वाले लोग हैं, हम तो कानून की बात मानने वाले लोग हैं, हम तो न्यायपालिका की बात मानने वाले लोग हैं, तो कहां आपको रोका गया है? आप जाइए चैलेंज कीजिए कोर्ट में, जैसे अभी आपने इस कानून को चैलेंज कर दिया है। कहां रोका टोका जा रहा है आपको साहब? हाजी रंगरेज जी, कहां आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है? बताइए जरा, बताइए। अच्छा सुनिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संसद में अपने वक्तव्य में बताया कि 945 केस डाले गए, उनमें से जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू ने, उन्होंने संसद में बताई ये बात, और 9 लोग कुल अदालतें गए। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि उस पर केसेस हैं, वफ जो है जमीन ठगने के लिए जमीन कब्जाने का अड्डा बन गया है, तो जिस तरीके की ये भाषा और एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आप ही के ट्रिब्यूनल में रंगरेज भाई 40,000 से ज्यादा शिकायतें हैं वक्फ बोर्ड सुन ही नहीं रहे आप लोग, सुन ही नहीं और रहे। उसमें से 9,000 से ज्यादा शिकायतें खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कर रखी है कि साहब ये देखिए अवैध कब्जा अतिक्रमण है। अब ये बताइए, झूठी बातें हैं भाई, ये झूठे हैं। अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी है, अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो फिर ये इतने विवाद क्यों? उदाहरण देंगे कितने पेंडिंग है केस? हाजी रंगरेज बताइए ना आप, हाई कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है? मतलब फैज खान जी, उसका उदाहरण दीजिए। फैज खान जी, मतलब ये इनका कहना है कि मामला चूंकि धर्म और मजहब से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं ट्रिब्यूनल में इतने केस पेंडिंग है, तो कह रहे कोर्ट में भी तो पेंडिंग होता है साहब। अब वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग खुद वहां पर केस कर रहे हैं कि देखिए वक्फ की प्रॉपर्टी पर कितने लोगों का कब्जा है, तो फिर ये दलील देंगे तो कई लोग कर देते हैं मुकदमा। तो यहाँ किसने किसको रोका है? फैज भाई जरा बताइए मुझे। फैज खान जी, इनका यही दोहरा मापदंड है, इन लोगों का यही दोहरा मापदंड है। कह देते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी नहीं है, और मामला भी रोक कर रखते हैं, उसको फैसला नहीं देते हैं, और फैसला नहीं देते हैं, फिर कोर्ट से मुकाबला करते हैं। जब कहा जाता है कि संविधान के हिसाब से चलो, तो जी संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे। क्रिमिनल केस में कहते नहीं जी हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, सिविल मामलों में कहते हैं हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। ये बिल्कुल ये लोग गड़बड़ करते हैं, ये ना संविधान को मानते हैं ना कुरान को मानते हैं, केवल शैतानी काम करते हैं, अपनी जिद से गरीब मुसलमानों को भी परेशान कर रहे हैं और इस देश में दंगे फसाद भी करवा रहे हैं। इनकी ये दादागिरी चलने वाली नहीं है, और ये आप लोग बंद कर दीजिए। यदि फैसला नहीं ले सकते थे और जो 9 मामले गए हैं बता रहे ना, बिल्कुल ठीक कहा आलोक जी ने, वो रिट के माध्यम से गए हैं, और रिट बहुत रेयरेस्ट केस में रिट लगाई जाती है। बाकी मामलों में बिना कागज के जरूर फैसला दे देते थे। अब ये काम नहीं चलने वाला है, अब कानून का राज चलेगा। किरण रिजिजू जी ने कह दिया है कि भाई मैं बौद्ध होने के कारण मुझे रोका जा रहा है, लेकिन अपने मुस्लिम भाई बहनों का अधिकार में दिलवा कर रहूंगा। और कोई ऐसी बात नहीं है संसद पे कब्जा हो जाता, अरे कोई कब्जा नहीं होने देंगे तुम्हारा, कोई कब्जा नहीं हो। हर समय पैमाइश होती थी, टोटल बल के समय भी होती थी, पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय भी होती थी। यदि आप लोग कागज नहीं रखते हैं तो आप लोगों की गलती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोगों की गलती है। फिर भी अमित शाह जी कह रहे नहीं भाई पुरानी प्रॉपर्टी अनडिस्प्यूटेड है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। आप इस कानून को नहीं मानते, आप देश के इस कानून को नहीं मानते सादी साहब, अजहरी साहब आप भी नहीं मानते। मानते हैं ना, तो कोर्ट क्यों जा रहे हैं? कानून का मानते हैं कि नहीं मानते? अच्छा कोर्ट जब कह देगा, सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो मान लेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो मान लेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो मान लेंगे ना, तब भी नहीं मानेंगे, तब भी नहीं मानेंगे। कानून बना है वो अलग बात है, कानून से मुतमईन नहीं है, अभी नहीं मानेंगे। मैं पूछ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट अगर कह देगा, सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो मान लेंगे। ओके देखिए मेरा एक निवेदन है, आपने जो लिखा ना कानून नहीं मानेंगे, हाँ ये मानने ना मानने की जिद तभी तक है जब तक उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर नहीं लग जाती। मोहर लग जाएगी तो नहीं, तब आपको ये कानून सही लगने लगेगा। गलत बात है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जब तक अदरवाइज डिसीजन नहीं देगा, मानना पड़ेगा।
पड़ेगा, इनको इनके बाप को मानना पड़ेगा। कानून को न मानने वाले कौन होते हैं? कानून को न मानने वाले कौन होते हैं? भारत का कानून है, भारत के संसद का कानून है, इनके घर का नहीं है कोई। अरे आप पाकिस्तान में रहते माना, आप पाकिस्तान में रहते, दिल पे पत्थर रख के कानून को मानना पड़ेगा। अजय आलोक जी कई लोग एक सेकंड अभी देखिए, नहीं अभी एक सेकंड सर साहब, मैं एक सेकंड। अजय आलोक जी कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब मुसलमान इसे नहीं मानेगा, इस कानून को नहीं मानेगा और जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। सड़क पर जाओ, लेकिन तो मामला भी कोर्ट में चला गया है, याचिकाएं डाल दी गई है, उस पर कब सुनवाई होती है, कोर्ट का क्या रुख होता है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इसको लेकर हो सकता है कि बड़ा प्रोटेस्ट भी खड़ा किया जाए। प्रोटेस्ट नहीं, मस्जिद से निकलते एक सेकंड अजय आलोक जी, एक सेकंड मेरा सवाल अजय आलोक जी, मेरा अजय आलोक जी, हर जुम्मे पे मेरा सवाल, भारत के अंदर जब भी देखिए ईद के दिन ये हुआ, ईद के पहले वाले दिन ये हुआ, भारत के अंदर 80% अजय आलोक जी एक सेकंड विरोध साहब एक सेकंड, अरे एक सेकंड रुक जाइए और इम्प्लीमेंटेशन अजय आलोक जी बोले, ये ठीक नहीं है। अजय आलोक जी मतलब सरकार के सामने हो सकता है कि फिर से एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाए शाहीन बाग जैसी। प्रत्युष जी, चुनौतियों को चुनौती देने में सरकार को एक पैसा डर नहीं लगता है। और एक बात मैं साफ साफ बता दूं, एक बार शाहीन बाग हो गया, दोबारा नहीं होगा। कोशिश भी ना करें कोई। प्रोटेस्ट करना इनका जनसिद्ध अधिकार है, सबका है। मैंने यही कहा, प्रोटेस्ट कीजिए, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन रोड बंद हंगामा करने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। एक बार बताया था। दूसरी बात, इतनी देर में आपकी डिबेट सुन के आपको क्या लगा? अगर ये वक्त की असीमित शक्तियां वक्त के पास रह जाती तो आने वाले 5 सालों में जिस रेट से ये बढ़ रहे हैं, 2014 से लेकर 2025, 11 साल में नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे जब 14 लाख से 37 लाख पहुंचा दिया एकड़, तो ये क्या करते हैं? जिन्ना की बात याद आ रही है, जिन्ना की बात याद आ रही है। लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, उसी राह पे जा रहे हैं ये लोग और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ। हम गांधी जी के रास्ते पे चलते हैं। बिल्कुल गांधी जी के अनुयायी हैं, प्रोटेस्ट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो होगा। गांधी का कैसी बात कर रहे हैं यार, डिबेट में बैठ करके यार, ये नहीं स्वीकार कर सकता भाई, ये चीज नहीं कर सकता, किसी आप पे स्वीकार नहीं कर सकता। अरे कमाल की बात है, पत्थरबाज गांधी जी का अनुयायी कैसे हो सकता है? जो पत्थरबाज है वो प्रोटेस्ट करता है, गांधी जी का अनुयायी कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, जो भारत के कानून को नहीं मानता वो आखिरकार गांधी जी का अनुयायी कैसे हो सकता है? अरे गांधी जी, देखिए गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको ये मंदिरों में तो गाया गया, लेकिन आज तक बताओ किसी मस्जिद में गाया गया? गांधी जी की बात करते हैं, मुझे बताइए, इनको बोला जरा बोलना जाए ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको ये नहीं बोलेंगे, सबको ये कभी भी मजा नहीं गाएगा। और गांधी जी एक सवाल मैं फैज खान साहब आपसे लेना चाहता हूं। फैज खान साहब, कई मौलाना और कई मुस्लिम इससे खुश हैं और वो कह रहे हैं कि वक्फ का जो असल मकसद है गरीब मजलूमों की सहायता करना, उनके कल्याण के लिए स्कूल, अस्पताल और जो भी सहायता उनको प्रदान करनी है। अब ये बताइए कि अगर वक्फ में इतने सालों से गड़बड़, घोटाला, घपला चल रहा था तो कितनी आवाजें उठी और कितनी आवाजें आपकी तरफ से उठाई गई वक्फ बोर्ड के गड़बड़ घोटालों के खिलाफ? देखिए, हमने पहले भी आवाज उठाने की कोशिश की है, लेकिन आवाज को दबा दिया जाता था। अभी छत्तीसगढ़, जहां से मैं हूं, डॉक्टर सलीम राज जब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, उन्होंने 500 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा है, जो कि पिछली सरकारों में हुआ था। घोटाले चल रहे थे, हमने आवाज उठाने की कोशिश की तो हमें इस्लाम का गद्दार है, ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर है, ऐसा सब कहा गया। यहाँ तक कि अजमेर दरगाह, जहां से हम लोगों ने इस्लाम कबूल किया था 800 साल पहले, वहां के नसरुद्दीन चिश्ती साहब कह रहे हैं कि ये बिल ठीक है। ये लोग उनको भी गैर मुस्लिम घोषित करने पे तुले हैं, जिनसे इस्लाम भारत में आया उन पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। शहाबुद्दीन रिजवी साहब जो कहते हैं कि कट्टरपंथी है, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। मौलाना उमैर इलियासी, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग की शाइस्ता अंबर, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। और इनकी नजर में सब काफिर हैं। काफिर ये नहीं है, कट्टरपंथी और दहशतगर्द ये लोग हैं जो कि आज भी वक्फ बिल का एक्ट का विरोध कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सबसे सलाह मशवरा करके ये बात लाई गई है। हम पहले भी भैया इसका विरोध करते थे प्रत्युष भाई,
हमारा पहले भी ये कहते थे कि ये हिंदू हो गया है, ये जी काफिर है, ये गलत बोल रहा है, और आज भी विरोध करे तो यही आरोप लगाते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये तो हिंदू है। यानी कि जैसे ही आप हक और इंसाफ की बात करोगे, ये शैतानी ताकतें आपको काफिर घोषित करने की कोशिश करेगी। ये लोग हक और इंसाफ की बात नहीं करते हैं। अरे क्या बताओ, भड़काते हो, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? मुसलमानों को आप भड़काना बंद कीजिए, मुसलमानों को वर्गलाना बंद कीजिए। इस्लाम बहकने का नाम नहीं है, बहकाने का नाम नहीं है, महकने और महकाने का नाम है। ठीक है, मैं विनोद बंसल साहब, एक सेकंड, विनोद बंसल साहब, एक बयान असदुद्दीन ओवैसी साहब का पुराना है, 2024 का ही है। वो कह रहे हैं कि साहब आप वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की तो बात करते हैं, इनके पास इतनी लाख एकड़ जमीन और इतनी संपत्ति। उनका यह कहना है कि मंदिरों और मठों के पास भी बहुत जमीन और बहुत संपत्तियां हैं, उनका भी जरा हिसाब किताब कर दिया जाए। उन्होंने बकायदा कहा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को अगर मिला लिया जाए तो कई वक्फ बोर्डों से ज्यादा संपत्तियां उनके पास निकलेगी, उनके लिए भी कुछ ऐसी प्रक्रिया बना दी जाए। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता एक्चुअली क्या है कि ये हैं तो बैरिस्टर और वो भी इंग्लैंड से पढ़े हुए, लेकिन कानून को समझे बिना बोल देते हैं, क्योंकि उनको भड़काऊ विंग जो है ना, उनको थोड़ा सा उनसे मोटिवेशन लेना है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, वो जो रिलीजियस बॉडी में और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बड़ा अंतर है। ये संसद के पटल पर साफ साफ गृह मंत्री ने भी कहा था और बाकी सभी जो सांसद थे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भी देखो, वक्फ बोर्ड जो है कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करती, उनका कोई नमाज पढ़ना नहीं सिखाती, कोई मौलवी को जो है ना मस्जिद नहीं चलाती वो। अब मैं कहता हूँ देखो, वो सिर्फ अरे भाई प्रॉपर्टीज को आप सीधी देखो मौलाना, अगर आपको सच्ची बात कह दो तो आपको फिर कह दोगे तो आरएसएस के हैं कि बीजेपी के हैं कि बीएचपी के हैं। देखिए, अगर कोई मुसलमान भी अच्छी बात कह देगा ना तो हमेशा से इनको लगता है कि वो आरएसएस का है, बीएचपी का है और बजरंग दल का है। मुझे समझ में नहीं आता कि अच्छी बात कभी सीखना इन्होंने तो करनी नहीं, दूसरे से सीखनी नहीं। और ये आप देखिए, तथ्य सत्य इनके साथ रहता नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, रिलीजन हम तो कह रहे हैं, देखो, रिलीजन में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, चाहे मुस्लिम रिलीजन की बात हो हमारी हो। अब मैं कहता हूं, अगर कोई मस्जिद कमेटी में सरकार गई हो तो निश्चित रूप से मैं भी विरोध करूंगा इसका। और अब मैं कहता हूं, देखिए, जब वक्फ बोर्ड जो है ये प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी है, तो उसके लिए अगर कोई मान लो सरकार खुद पहल करके इनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है, मतलब इनके मतलब ये इतने हाई राइज के नहीं किए, वो जो गरीब तबके के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, 9 लाख हेक्टेयर जमीन इनके पास है। अब वो जमीन को उनकी जमीन कितनी है और उसकी इनकम कितनी है? 39 लाख मैं कह रहा हूं, नहीं, 9 लाख प्रॉपर्टी है, सॉरी 9 लाख प्रॉपर्टीज है, लेकिन आज तक उसकी इनकम गई कहां? अब उसमें नहीं बोलते हैं कभी। आखिरकार हम तो कह रहे हैं आपने 123 प्रॉपर्टी में चले रखा है हमारी, क्या हक है आपको? अरे हमारी नहीं है, हम 30 साल तक हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं। साहब, इस बात को तो आप भी मानेंगे कि वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, घपले, घोटाले, करप्शन वहां पर है। अगर उनको दुरुस्त करने के लिए कोई व्यवस्था आ रही है तो क्या दिक्कत है? आप भी तो ही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं कि वक्फ पर दान दी गई संपत्तियों से भला हो। देखिए, अगर कहीं पर खराबियां हैं, हाँ, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने बहुत पहले भी कहा है कि वक्फ बोर्ड में बहुत सारी खराबियां थी, बहुत सारी खराबियां हैं। उन खराबियों को रुको ना, अरे रुको ना यार, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, एक सेकंड बोले दीजिए। मतलब वक्फ बोर्ड में जो खराबियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए, किसी को एतराज नहीं होगा, ठीक है, तो उसे हड़पने की कोशिश की जाएगी। उसे हमारे जो सुनो हमारे जो वहां पहले के तरीकेकार हैं उनको खत्म करके अपने लोगों को उसमें शामिल कराया जाएगा तो एतराज होगा, एतराज रहेगा। ऐसा कोई नहीं रोक पाएगा। अजय आलोक जी, जो बेस्ट वकील होगा वो आएगा, जो बेस्ट डॉक्टर होगा वो आएगा, जो बेस्ट सीईओ होगा वो आएगा। अजय आलोक जी, भले अयोग्य व्यक्ति का आदमी होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। एक सेकंड आपने कुछ सवाल खड़े किए ना, अजय आलोक जी जवाब देना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी पहले जवाब तो देने दीजिए। अजय आलोक जी, हाँ, प्रत्युष जी, नूर साहब और शेख साहब से खुद ही पूछ लीजिए आप मेरे बिहाफ में, एक इस्लामिक देश का नाम बता दे जहां पे वक्फ है।
क्यों नहीं है? सऊदीया में है। अरे वजारत इसी तरह की धांधली होती थी, पूरा हज इसी तरह की धांधली बाकायदा मिनिस्ट्री बना दी गई। अजय आलोक जी आपको बाकायदा मिनिस्ट्री बना दी गई है सरकार के अंडर में। पूरा हज की इंडिविजुअल कंट्रोल से हटा दिया गया की प्रक्रिया क्या चिल्ला रहे हैं? पता है आप लोगों को ये माफियागिरी है और कुछ नहीं। ये भूमाफिया है, बेकार है बात करना इन लोग से। भूमाफियाओं का राज नहीं चलेगा, भूमाफियाओं का राज नहीं चलेगा। अरे सुनो भाई, छोड़ दीजिए, अब दूसरी तरफ चले गई। पूरे दुनिया के इस्लामी ममालिक में घूमते हैं, आपको कुछ बताते नहीं है। हर जगह भूमाफियागिरी नहीं चलेगी भाई, करो उनसे ना। 75 साल से सोए हुए थे, 75 साल से किसी ने नहीं किया। अरे गलती पे गलती करते जा रहे हैं और आज गलती सुधारने का वक्त आया है, तो चिल्ला क्यों रहे? क्या है, स्वागत करना चाहिए कि हाँ गलती सुधर रही है। के लिए बैठते हो चैनल पर आकर के, मतलब भाजपा क्या गलती सुधार रहे हैं, तब से तो आप दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के भी गलत फैसले सबका विश्वास संविधान के दायरे में बोल रहे हो, भी नहीं टिकते। आपके प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? धमकाए पड़े हो, अरे बोलने तो दीजिए उनको। आप दोनों लगातार बोले जाएंगे, वो क्या बोल पाएंगे? बोल ही नहीं पाएंगे। अजय आलोक जी, अरे ये क्या बोल रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री जो है, इनके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? हमारे प्रधानमंत्री है। आपके ज्यादा आपके से हमारे रिप्रेजेंटेटिव करते हैं ना इस पार्टी को। अब आपके से हमारे प्रधानमंत्री है वो। अच्छा है ना, आदर नहीं है, अच्छी बात है, सम्मानित है। हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आप तो मानिए उनकी बात को। कानून भी आपका ही है ना, आप मानिए। अरे वो संविधान को मानते हैं ना, क्यों नहीं मानते? तो कानून को भी मानेंगे ना, संविधान के अनुसार कानून को भी मानिए ना, क्या दिक्कत है? अरे कानून देश की संसद से पास हुआ है ना, गली नुक्कड़ चौराहे से तो पास नहीं हुआ। गली नुक्कड़ चौराहे से तो बात नहीं हुआ। संसद में जाते कौन है? जिनको जनता चुनकर भेजती है। उस अंतर को देखिए आप। क्या है संविधान, क्या कहता है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है जी, आपको मालूम के नहीं है। पारित करने से पहले 9 महीने तक देश के अंदर डिबेट चली। आप देखो करोड़ों लोगों के व्यू पॉइंट लिए गए और खुद जेपीसी जो है ना, कम से कम नहीं तो 2-2 बार, 2-3 बार सारे के सारे राज्यों में गई और सबके व्यू पॉइंट लिए। और उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ देश के संसदीय इतिहास में पहली बार इनका कहना है कि जो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं वो क्या है? गद्दार। जो लोग स्वागत कर रहे हैं वो बिके हुए हैं। जो इनका स्वागत कर रहे हैं मुसलमान है नहीं, उनको इस्लाम का यानी ये तो लोगों का सुझाव नहीं। आप हमारी सब बेकार। बात तो कराइए, बात तो सुनवाइए किसी से। इन्होंने तो ठप्पा लगा रखा जो बात कराइए ना, बात करते हुए किसी को बताया और भारत की संपत्ति वैसी होगी ना जी। हम हिंदुस्तानी हैं। देखिए संसदीय इतिहास में इतना बड़ा डिलिब्रेशन किसी बिल को पास करने से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी ये तो असंतुष्ट व्यक्ति है ना। एक सेकंड। लेकिन असादी साहब मतलब ये आपको नहीं लगता कि आप एक तरफ कह रहे हैं हम कानून नहीं मानेंगे और कागज मेरे पास नहीं होगा, हम नहीं दिखा। अरे सुन तो लीजिए, आप कानून भी नहीं मानेंगे, कागज भी नहीं दिखाएंगे, तो कैसे होगा बताइए? और संविधान की प्रक्रिया। अरे साहब, आपको अरे साहब, कई नेताओं के बयान है कि देश का मुसलमान अधिकार को नहीं मानने वाला। सुप्रीम कोर्ट पर जाने का आपको मालूम नहीं? बिल्कुल जाने का हक है। फिर हम अभी आपने कहा कि अभी नहीं मानेंगे, कोर्ट कहेगा तब मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब हम मानेंगे। मत। अरे क्यों से कर रहे हैं हम? देखिए कोर्ट का चाहिए लेकिन सम्मान भड़काइए मत। करते, बाबरी मस्जिद में फैसला माना है, से रोड पर लाकर के अरे माना है ना, मतलब आप इसके लिए नहीं, आप कागज दिखाने के लिए आसानी से तैयार है। जितने भी आपके पास कागज हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट है, सब रखेंगे। जी हमें जो दर्ज है बोर्ड पे है, हमारा वक्त कोई हमसे नहीं छीन सकता। केवल ये भ्रम फैलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट क्या रुखे वो फिलहाल बहुत शुक्रिया। समय इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों के साथ ताल ठेक के जोड़ने के लिए।